नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। भारत का डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। एमका फाइटर इंजन से लेकर इंडिजिनस मिसाइल प्रोडक्शन के विस्तार तक और ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशन तथा काउंटर ड्रोन वॉरफेयर के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल तक भारत एक ऐसे युद्ध क्षेत्र की तैयारी कर रहा है जो पहले से ज़्यादा तेज, स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के पीछे एक बड़ा सवाल है, क्या भारत उन वेपन्स को खुद बना सकता है जिनकी उसे ज़रूरत है, और युद्ध की स्थिति में क्या उनकी सप्लाई को लगातार बनाए रख सकता है। इस एपिसोड में हम उन टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का एनालिसिस करेंगे जो भारत के नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर को आकार दे रहे हैं। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अब एक संभावित निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस ने एमका प्रोग्राम के लिए एक इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर की संभावनाओं को तलाशने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। यह अनाउंसमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट भारत का अपना हो सकता है, लेकिन उसका इंजन इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम के सबसे मुश्किल चुनौती रहा है। और अब इस रेस में एक नया कंटेंडर है। एक तरफ रोल्स रॉयस और रिलायंस है और दूसरी तरफ साफरान और भारत का GTRE। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि भारत को इंजन कौन देगा, बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत आखिरकार ऐसे इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को बना सकता है जो देश के भीतर एक हाई थ्रस्ट फाइटर इंजन को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सस्टेन कर सके। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि भारत की फ्यूचर एयर पावर के लिए ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने भारत के एमका प्रोग्राम के लिए इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन पर पार्टनरशिप की मंशा का ऐलान किया। इस प्रपोज्ड पार्टनरशिप में रोल्स रॉयस की प्रोपल्शन एक्सपर्टीज और रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को जोड़ा जाएगा। भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की संभावना भी है। यह अनाउंसमेंट ऐसे समय में हुआ है जब भारत एमका प्रोग्राम को डिजाइन और डेवलपमेंट से एक्चुअल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। लक्ष्य 2028 के आसपास एमका प्रोटोटाइप तैयार करना है। ऐसे में इंजन का सवाल और भी अहम हो जाता है। भारत की फाइटर एयरक्राफ्ट जर्नी में एक चुनौती बार बार सामने आई है। एयरफ्रेम डिजाइन हो सकता है, एवियोनिक्स भारत में बनाए जा सकते हैं, वेपन्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और रडार तथा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी देश में ही डेवलप किया जा सकता है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस फाइटर इंजन एक अकेला टेक्नोलॉजी चैलेंज है। कावेरी प्रोग्राम ने दिखाया कि रिक्वायर्ड थ्रस्ट, वेट, रिलायबिलिटी और हॉट सेक्शन परफॉर्मेंस वाला मॉडर्न टर्बोफैन इंजन डेवलप करना कितना मुश्किल है। इसके बाद भारत को फाइटर प्रोग्राम्स के लिए फॉरेन इंजन्स पार्टनरशिप की ओर बढ़ना पड़ा। तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा में GE404 जबकि तेजस मार्क 2 में GE414 प्लान्ड है। एमका की शुरुआती वेरिएंट्स में भी इंडिजिनस हाई थ्रस्ट इंजन उपलब्ध होने तक इंपोर्टेड इंजन इस्तेमाल होने की उम्मीद है। यानी फाइटर डिजाइन करने और उसे पूरी तरह अपना बनाने के बीच इंजन आखिरी बड़ा टेक्नोलॉजिकल बैरियर बना हुआ है। यह इमर्जिंग कंपटीशन स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। फ्रांस की साफरान भारत के GTRE के साथ फ्यूचर इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए प्रपोज्ड हाई थ्रस्ट इंजन पर पहले से ही काम कर रही है।
अब रोल्स रॉयस और रिलायंस भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। ये कंपटीशन सिर्फ हेडलाइन थ्रस्ट फिगर का नहीं है। भारत को उन टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस चाहिए जो इस थ्रस्ट को पॉसिबल बनाती हैं। इसमें हॉट सेक्शन, एडवांस मटेरियल्स, सिंगल क्रिस्टल, टरबाइन ब्लेड्स, कूलिंग टेक्नोलॉजी, कंबस्शन, हाई प्रेशर कंप्रेसर्स, आफ्टर बर्नर्स और डिजिटल इंजन कंट्रोल्स शामिल हैं। और सबसे अहम है इन टेक्नोलॉजीज को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर और मेंटेन करने की काबिलियत। इसलिए रोल्स रॉयस प्रपोजल को सिर्फ उस इंजन से नहीं बल्कि इस बात से जज करना होगा कि इंजन इकोसिस्टम का कितना हिस्सा भारत के पास आएगा। इसका इम्पैक्ट एमका से कहीं आगे तक जा सकता है। एक सक्सेसफुल हाई थ्रस्ट इंजन प्रोग्राम, फ्यूचर फाइटर वेरिएंट्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन नेवल एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस सिस्टम जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर सकता है। इससे भारतीय सप्लायर्स का एक ऐसा इकोसिस्टम भी तैयार हो सकता है जो दुनिया के मोस्ट डिमांडिंग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के साथ काम कर सके। इसमें प्रिसीजन मशीनिंग, एडवांस्ड मेटलर्जी, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, सेंसर्स, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई एंड एरोस्पेस सर्टिफिकेशन शामिल हैं। यानी ये इंजन भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का न्यूक्लियस बन सकता है। तो एमका इंजन रेस असल में एक बहुत बड़े लक्ष्य की रेस है, एरोस्पेस प्रोपल्शन में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। और भारत आखिरकार किसी भी पार्टनरशिप को चुने, बेंचमार्क साफ होना चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इंजन कितनी जल्दी डेवलप हो सकता है, सवाल ये है कि कितनी टेक्नोलॉजी भारत खुद ओन, मास्टर और सस्टेन कर सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल होना जरूरी है, लेकिन उससे तेजी से और बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर कर पाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत अब इसी चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने इंडिजिनस टैक्टिकल मिसाइल्स की प्रोडक्शन प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जिससे मिसाइल प्रोडक्शन का ट्रेडिशनल कंसंट्रेशन पब्लिक सेक्टर इकोसिस्टम तक सीमित नहीं रहेगा। इसी के साथ प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। मसलन के तौर पर अडानी डिफेंस ने मध्य प्रदेश में एक बड़े मिसाइल इकोसिस्टम के लिए 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। तो इस बदलाव की वजह क्या है? भारत को ज़्यादा मिसाइल फैक्ट्रीज की ज़रूरत क्यों है? और प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत की प्रिपेयर्डनेस को कैसे बदल सकता है? भारत मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करने के तरीके में बदलाव ला रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडिजिनस टैक्टिकल मिसाइल्स की प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये पहले के उस मॉडल से बड़ा बदलाव है जिसमें कई मिसाइल सिस्टम्स की प्रोडक्शन में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की सेंट्रल भूमिका रही है। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का फोकस प्रिसीजन वेपन्स, लॉन्ग रेंज फायर्स, एयर डिफेंस और नेटवर्क वॉरफेयर पर बढ़ रहा है। और वजह सीधी है, मॉडर्न वॉर मिसाइल्स को तेजी से कंज्यूम करता है। भारत की मिसाइल जर्नी की शुरुआत स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी से हुई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पृथ्वी और आकाश जैसे सिस्टम्स की नींव रखी। समय के साथ भारत ने इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को डेवलप किया, जैसे आकाश, अस्त्रा, ब्रह्मोस, नाग, हेलिना, प्रलय, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स, एंटी टैंक तथा एयर टू एयर मिसाइल्स की एक बढ़ती फैमिली। लेकिन मिसाइल डेवलप करना और उसे वॉर टाइम क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना दो अलग अलग चुनौतियां हैं। एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी को प्रूव कर सकती है, लेकिन प्रोडक्शन लाइन को 100 या हजारों इस किस्म के हथियारों का लगातार बहुत तेजी से और वो भी क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन कर
डिलीवर करना होता है। यहीं इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मिलिट्री पावर का एक अहम हिस्सा बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों के युद्धों को देखें, यूक्रेन ने आर्टिलरी, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस दिखाई है। रेड सी ने दिखाया है सस्टेन्ड ऑपरेशंस में मिसाइल स्टॉक्स कितनी तेजी से कंज्यूम होते हैं। इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट ने एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की बड़ी डिमांड को सामने रखा है और मॉडर्न मिलिट्रीज इंक्रीजिंगली हाई वैल्यू टारगेट्स को स्ट्राइक करने के लिए प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स पर निर्भर करती हैं। इससे एक नई इक्वेशन बनती है, यानी रेडीनेस इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी प्लस इन्वेंट्री प्लस इंडस्ट्रियल रिप्लेनिशमेंट। अगर किसी देश के पास एडवांस्ड मिसाइल्स हैं लेकिन वह उसे धीरे धीरे रिप्लेस कर सकता है, तो किसी लंबे चलने वाले युद्ध में उसकी कॉम्बैट पावर बहुत कम हो सकती है। भारत का प्राइवेट सेक्टर अब इसी कैपेसिटी को बिल्ड करना शुरू कर रहा है। अदानी डिफेंस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक बड़े मिसाइल इकोसिस्टम के लिए 2500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इसमें कॉम्पोजिट प्रोपेलेंट और टीएनटी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज भी शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मिसाइल फैक्ट्री सिर्फ एक असेंबली बिल्डिंग नहीं होती। एक सीरियस मिसाइल इकोसिस्टम के लिए चाहिए प्रोपेलेंट, वॉरहेड, गाइडेंस सिस्टम, सीकर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्चुएटर्स, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स का बड़ा नेटवर्क। इसलिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक और मैन्युफैक्चरर तैयार करना नहीं है, उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डेप्थ तैयार करना। एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की कल्पना कीजिए जिसमें हर दिन प्रिसीजन मिसाइल्स फायर किए जा रहे हों। पहली जरूरत है एडिक्वेट स्टॉकपाइल, दूसरा उस स्टॉकपाइल को तेजी से रिप्लेनिश करने की क्षमता, तीसरा बैटलफील्ड फीडबैक के आधार पर वेपन्स को मॉडिफाई करने की क्षमता और चौथा प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की क्षमता। एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेस ये चारों एडवांटेजेस देता है। साथ ही इससे किसी एक प्रोडक्शन बॉटलनेक के मिलिट्री वल्नरेबिलिटी बनने का रिस्क भी कम होता है। इसका एक और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है। बड़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस भारत को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। एक्सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करते हैं। ज़्यादा ऑर्डर का मतलब है लार्ज प्रोडक्शन रन्स। इससे यूनिट कॉस्ट कम हो सकती हैं और स्ट्रॉन्गर सप्लायर बेस अपग्रेड्स को सपोर्ट कर सकता है। वहीं एक्सपोर्ट कस्टमर्स पीस टाइम में भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को सस्टेन कर सकते हैं। यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी ना रहकर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बन सकती है। और शायद यही मिसाइल में आत्मनिर्भरता का असली मतलब है। सिर्फ इंडिजिनस वेपन्स डिजाइन करना नहीं, बल्कि ऐसा इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाना जो युद्ध को सस्टेन कर सके। युद्ध क्षेत्र बदल रहा है और इसके साथ भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी बदल रही है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को डेवलप करने और हाइपरसोनिक डिफेंस जैसी काबिलियत बिल्ड करने की जरूरत पर जोर दिया। और इसके तुरंत बाद भारतीय सेना की अगली रिक्वायरमेंट भी सामने आई। भारतीय सेना करीब 20,000 करोड़ रुपए के लॉइटरिंग एमिनिशंस और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स की एक्विजिशन की प्लानिंग कर रही है। यह डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के करीब 52,000 करोड़ की कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल के पुराने अप्रूवल के बाद आया है, जिसमें एयर डिफेंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, मिसाइल्स और अनमैन्ड कैपेबिलिटीज पर बड़ा फोकस है। तो इस शिफ्ट की वजह क्या है? क्या भारत ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहा है जहां ड्रोन्स, आर्टिलरी जितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे? ड्रोन्स ने वॉरफेयर को बदल दिया है। जो काम कभी एक महंगे हवाई जहाज की जरूरत रखता था, वह अब निहायती सस्ते अनमैन्ड सिस्टम से किया जा सकता है। एक ड्रोन ऑब्जर्व, लोकेट, ट्रैक, डेजिग्नेट और अटैक कर सकता है। ये सिर्फ एडवर्सरी को अपनी पोजीशन रिवील करने के लिए मजबूर कर सकता है
और जब ड्रोन्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वह एक बड़ी किल चेन का हिस्सा बन जाते हैं। भारत के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कई वर्षों से दिखाई दे रहा है। आर्मी ने सर्वेलेंस यूएवीज का इस्तेमाल बढ़ाया है। लॉइटरिंग मिनिशंस एक मेजर बैटलफील्ड कैपेबिलिटी बन चुके हैं। बेसिस और फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भी निहायत ही जरूरी हो गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर ने मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स, प्रिसीजन वेपन्स, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अहमियत को और रीएनफोर्स किया है। इसमें सबक साफ है, बैटलफील्ड अब एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ग्राउंड फोर्सेस के बीच अलग अलग नहीं बटा है। ये तेजी से सेंसर्स, शूटर्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स के नेटवर्क में बदल रहा है। जुलाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 52,000 करोड़ के क्रिटिकल एक्विजिशन प्रपोजल को मंजूरी दी। इस पैकेज में नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम और कामाकाजी ड्रोन शामिल हैं। इन अप्रूवल से एक बात साफ होती है, भारत सिर्फ एक तरह के बैटलफील्ड के लिए तैयारी नहीं कर रहा। भारत एक लेयर्ड फोर्स तैयार कर रहा है जो इन सभी थ्रेट्स के खिलाफ ऑपरेट कर सके, यानी एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, लॉइटरिंग एमिनिशंस, आर्मर्ड व्हीकल्स और प्रिसीजन गाइडेड थ्रेट्स। ड्रोन वॉरफेयर की इकोनॉमिक्स एक सीरियस चैलेंज पैदा करती है। अगर अटैकर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव ड्रोन से एक बेहद एक्सपेंसिव टारगेट को थ्रेटन कर सकता है तो हर ड्रोन पर हाई कॉस्ट मिसाइल इस्तेमाल करना सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए भारत को लेयर्ड काउंटर ड्रोन आर्किटेक्चर की जरूरत है, जिससे डिटेक्शन, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन, जैमिंग, स्पूफिंग, डायरेक्टेड गन फायर और जरूरत पड़ने पर मिसाइल्स। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, लक्ष्य है कॉस्ट एक्सचेंज रेशो को फेवरेबल बनाए रखना। लेकिन भारत सिर्फ ड्रोन से डिफेंड करने की तैयारी नहीं कर रहा, वह इन्हें यूज करने की भी तैयारी कर रहा है। लॉइटरिंग मिनिशंस, ड्रोन्स और मिसाइल्स के बीच की कैपेबिलिटी है। ये टारगेट को सर्च कर सकते हैं, टारगेट पर लॉइटर कर सकते हैं, अपडेटेड टारगेटिंग इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं और फिर अटैक कर सकते हैं। इससे ग्राउंड कमांडर्स को प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलती है, बिना जरूरी तौर पर एयरक्राफ्ट को डिफेंडेड एयर स्पेस में भेजे। इंडियन आर्मी के लिए यह टैक्टिकल वॉरफेयर को बदल सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड फॉर्मेशन, एनिमी आर्टिलरी पोजीशंस को डिटेक्ट करके कन्वेंशनल एयर मिशन का इंतजार किए बिना तेजी से एंगेज कर सकती हैं। इससे भारत की बैटलफील्ड आर्किटेक्चर में बड़ा बदलाव आता है। ट्रेडिशनल मॉडल था टारगेट को पहचानना, हायर हेडक्वार्टर को कॉल करना, वहां से एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी को असाइन करवाना और आखिर में स्ट्राइक। अब नया इमर्जिंग मॉडल है, सेंसर्स टारगेट को ढूंढते हैं, नेटवर्क टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, कमांडर डिसाइड करता है और ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस सिस्टम्स उसको एंगेज करते हैं यानी तबाह करते हैं। इससे सेंसर टू शूटर साइकिल कम होता है और मॉडर्न वॉरफेयर में यही स्पीड निर्णायक हो सकती है। लेकिन भारत के सामने एक और चैलेंज भी है। भारत फ्यूचर बैटलफील्ड को कुछ एलीट ड्रोन्स तक सीमित नहीं रख सकता, उसे नंबर्स चाहिए। हजारों सर्वेलेंस ड्रोन्स, बड़ी संख्या में लॉइटरिंग मिनिशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और रेजिलिएंट कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स। इसलिए इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस स्ट्रेटेजिक तौर पर महत्वपूर्ण है। फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में ड्रोन मैन्युफैक्चर करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन ड्रोन्स के पीछे का मिलिट्री इकोसिस्टम कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेंसर्स, कम्युनिकेशंस, नेविगेशन, एआई, पेलोड्स, बैटरीज, प्रोपल्शन और सिक्योर डेटा लिंक। भारत के लिए इसका एक और डायमेंशन है। ड्रोन्स को माउंटेन्स, डेजर्ट्स, कोस्ट लाइन और हाई एल्टीट्यूड नदर्न फ्रंटियर में डिप्लॉय किया जा सकता है, या पायलट्स को रिस्क में डाले बिना परसिस्टेंट सर्वेलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और सैचुरेशन के जरिए एयर डिफेंस को ओवरवेल्म भी कर सकते हैं।
ये बड़े स्वॉर्म्स का हिस्सा बनकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए काउंटर यूएस कैपेबिलिटी भारत के मिलिट्री बेसेस, एमिनिशन डिपोज, रडार साइट्स, एयरफील्ड्स और फॉरवर्ड फॉर्मेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और शायद लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट पुश से ये सबसे बड़ी बात सामने आती है कि भारत अब सिर्फ इंडिविजुअल वेपन्स खरीदने से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड कॉम्बैट आर्किटेक्चर को तैयार कर रहा है, जहां पर ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस सिस्टम एक साथ काम करेंगे। क्योंकि आने वाले युद्ध में इंटीग्रेशन उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना खुद एक हथियार। एक सवाल का हर मिलिट्री प्लानर को आखिरकार जवाब देना होता है। अगर कल युद्ध शुरू हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? 5 साल बाद नहीं, अगला फाइटर स्क्वाड्रन आने के बाद नहीं, कल। क्योंकि वॉर प्रोक्योरमेंट फाइल्स के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करती, फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन शुरू होने का इंतजार नहीं करती और किसी देश के सेल्फ रिलायंट बनने का भी इंतजार नहीं करती। आज हम जिन डेवलपमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, जैसे एम का इंजन रेस, प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन का एक्सपेंशन, ड्रोन्स और लॉइटरिंग मिनिशंस पर आर्मी का बढ़ता फोकस और भारत की एक्सपैंडिंग एयर डिफेंस आर्किटेक्चर, ये अलग अलग स्टोरीज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग हिस्सा हैं। वॉर्स की नेचर बदल चुकी है। बैटलफील्ड अब सिर्फ फाइटर, एयरक्राफ्ट, टैंक्स और वॉरशिप्स तक सीमित नहीं है। आज एक छोटा ड्रोन आर्टिलरी पोजीशन को लोकेट कर सकता है, एक लॉइटरिंग मिनिशन उसे ध्वस्त कर सकता है, सैटेलाइट मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नेटवर्क को डिसरप्ट कर सकता है और मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट को स्ट्राइक करके बर्बाद कर सकती हैं। भविष्य का बैटलफील्ड ज़्यादा तेज, ट्रांसपेरेंट और लीथल होगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा भी है। लेसन्स साफ है, भारत को सिर्फ वेपन्स नहीं बल्कि एक कंप्लीट वॉर फाइटिंग नेटवर्क चाहिए। और एक और सबक है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्वांटिटी मैटर्स। दुनिया के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया है कि मिसाइल्स, ड्रोन्स और एमिनिशन कितनी तेजी से कंज्यूम हो सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या भारत एडवांस्ड वेपन्स बना सकता है, सवाल ये है कि क्या भारत इन्हें पर्याप्त संख्या में बना सकता है और उतनी ही तेजी से रिप्लेस भी कर सकता है। इसलिए मिसाइल प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने का कदम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इंडिजिनस ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स पर भारत का फोकस भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली वॉर में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी खुद एक मिलिट्री कैपेबिलिटी बन सकती है। यही लॉजिक फाइटर इंजन पर भी लागू होता है। भारत ने एयरफ्रेम बनाया है, एवियोनिक्स को डेवलप किया है और इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी बना रहा है, लेकिन इंजन अब भी सबसे डिफिकल्ट फ्रंटियर है। रोल्स रॉयस, रिलायंस प्रपोजल, साफरान GT-RE एफर्ट के साथ भारत को एडवांस कॉम्बैट एविएशन की इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को मास्टर करने का एक और मौका देता है और यही आत्मनिर्भरता को अलग तरीके से समझना होगा। सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ भारत में हथियारों को असेंबल करना नहीं है, इसका मतलब है इसके डिज़ाइन से मैन्युफैक्चर और रिपेयर तक अपग्रेड करना और वॉर के दौरान इनको रिप्लेनिश करना। यह है आत्मनिर्भरता का असली मतलब। मेरी नज़र में यही भारत के सामने असली चैलेंज है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोटोटाइप ऑपरेशनल सिस्टम नहीं है और फैक्ट्री इनॉग्रेशन प्रोडक्शन एट स्केल नहीं है। असली टेस्ट तब शुरू होता है जब पहली मिसाइल फायर होती है और भारत उसे रिप्लेस कर सके, जब पहला ड्रोन गुमता है, बर्बाद होता है और उसके बदले 1000 ड्रोन अवेलेबल हों, जब पहला फाइटर इंजन फेल हो और भारत के इंजीनियर्स उसे रिपेयर कर सकें, इंप्रूव कर सकें, यही असली मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है। फाइटर इंजन से लेकर मिसाइल्स और ड्रोन्स तक एक बात साफ है, फ्यूचर बैटलफील्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी से तय नहीं होगा
बल्कि उसे स्केल और प्रोड्यूस और सस्टेन करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। भारत ने इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कर दी है। अब चैलेंज है एग्जीक्यूशन, क्योंकि ट्रू डिफेंस सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ वेपन्स बनाना नहीं है। इसका मतलब है जब दुनिया वॉर में हो तब भी लड़ते रहने की क्षमता भारत के पास हो। तो इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। मुझको दीजिए इजाजत। जय हिंद।